morning. So today we are going to study chapter number 17, adverbs and the degrees of comparison. Okay, you know that what are adverbs? Adverbs are those words who modifies verb, adjective and another adverb. I hope you all are knowing about these. That adverb modifies verbs, adjective and another adverb. Like let me give you one example. If we are talking about some action, adjective adverb क्या होता है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो वो किस मैनर में हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, कब हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये सारी चीजें कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। जैसे मैं पूछूं कि हाउ यू आर कमिंग, मतलब वो व्यक्ति, मतलब तुम कैसे आ रहे हो, तो तुम क्या बताओगे? मैं या तो स्लोली बताओगे या तो क्विकली बताओगे, है ना? तो क्या पूछ रही हूँ मैं तुमसे? मैनर पूछ रही हूँ। इन विच मैनर ही इज डूइंग द वर्क, मतलब वो किस तरह काम कर रहा है, तो तुम बताओगे ही इज पीसफुली डूइंग हिज वर्क, या फिर ये बताओगे ही इज हैजिटली डूइंग हिज वर्क। ये क्या है? ये हम मैनर बता रहे हैं। तो एक तरीके से हमने किसको मॉडिफाई कर दिया? वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे अब ये जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, अब इनका एग्जांपल मैं लेती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ हैप्पीली, क्विकली, ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाले हो गए। अब जैसे एडजेक्टिव है, ठीक है? अब एडजेक्टिव्स में कौन कौन एडजेक्टिव? जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति अट्रैक्टिव है, मैं कहूँ राधा इज वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन अगर मैं कहूँ कितनी अट्रैक्टिव है, थोड़ी अट्रैक्टिव है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो इसके लिए क्या होगा? कोई डिग्री, कुछ वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना। तो जैसे मैंने कहा कि शी इज वेरी अट्रैक्टिव, एक तो ये हो सकते हैं, दूसरा शी इज क्वाइट अट्रैक्टिव। व्हाट हैपेंड? अब मैं कहूं कि शी इज क्वाइट अट्रैक्टिव, शी इज क्वाइट अट्रैक्टिव, तो उसके अलावा ऐसे जो होंगे वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है? अब इसी तरह आपका अनदर एडवर्ब है, ठीक है? अनदर एडवर्ब में वो कैसे? क्लास थोड़ा सा ये मतलब इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है, कैलिब्रेशन में बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है बच्चों, ये बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो तुम लोग समझ जाओ। मैं अब तुम लोगों को ऐसे ही वर्बली पढ़ाऊंगी, ठीक है? जो एग्जाम्पल होगा वो मुंह से बता दूंगी, ठीक है? अभी ध्यान से देखो, ये बर्गर नीचे ही हो रहा है, इसको नीचे ही पढ़ाती हूँ। अब तो नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, नीचे ही पढ़ा, ठीक है? ठीक है, तो अब हम क्या बात करेंगे? आप लोग का जैसे अब मैंने तीन चीज आप लोगों को बता दी। अब अनदर एडवर्ब वाला सुन लो। अभी एडजेक्टिव वाला आपने सुन लिया। अब जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति स्लोली चल रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि कितना स्लोली चल रहा है, तो क्या बताओगे? वेरी स्लोली, या ये बताओगे लिटिल स्लोली, या ये बताओगे, तो ये क्या हो गया? ये भी तो आप किसी एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब जब डिफाइन करे तो ऐसे के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का यूज करते हैं। जैसे वर्ड है आपका वेरी स्लोली, कितना स्लोली? वेरी स्लोली, तो ये हो गया आपका एडवर्ब में। कितना हो गया? एडवर्ब में, ठीक है? अब एडवर्ब्स इतना बता दिया। अब आप लोग एडवर्ब्स को पहचानने के लिए हम सीधे एग्जाम्पल की ओर जाएंगे। सो एक्सरसाइज ए, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज ए. Exercise A is saying read the following sentence and circle the adverbs. So the first sentence is the little girl is very pretty. The little girl. Wait, I haven't written. Wait. Little girl is very pretty. So in this sentence you see that subject is the little girl, verb is and
What is the adverb? Adverb is that who modifies verb, adverb and adjective. So you see that this is adjective, and who is modifying the adjective? The word very. So the word very is adverb. Okay. So class, understood? Yes. Okay. Okay. Next sentence. Let me give you one example more. That is our fourth one. Fourth one is she regularly goes for cricket coaching session. If this is the sentence, you see in this one, this is the pronoun, it means subject. Now regularly is the word who is modifying the verb goes. वो जाता है, लेकिन कितनी बार जाता है? क्या फ्रीक्वेंसी बता रहा है? क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी, कि वो कितनी बार जाता है? वो रेगुलरली जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब। क्लास कितना समझ में आया? आगे बढ़ो। हाँ बेटा, ये आपका प्रीवियस एडवर्ब है। क्या बोलो? हाँ बेटा, क्या बोलो फिर से? In the first one, previous the adverb. In the first one, very होगा। very is adverb. पहले वाले में वेरी होगा ना, ये तो मैंने बता दिया बेटा। फोर्थ वाला मैं बता रही हूँ। फोर्थ वाले में लिखा है शी रेगुलरली गोज फॉर क्रिकेट कोचिंग सेशन। गोज जाती तो है, लेकिन कैसे जाती है? रेगुलर। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो रेगुलर जाती है। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब इस वाली एक्सरसाइज को आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ूं? अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब डिस्कस कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स मतलब एडवर्ब्स कहाँ कहाँ आते हैं सेंटेंस में। क्या होता है बच्चों? अभी तो तुम लोग बहुत छोटे हो, जब तुम लोग थोड़ा बड़े हो जाओगे ना, तब तुम लोग देखना कि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम लोगों को जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस पे बेस्ड आएंगे कि एडवर्ब की जो पोजीशन है वो कहाँ होनी चाहिए। अब मैं तुम लोगों को एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ। आप लोगों को कुछ भी नियम या रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिमाग में इतना रख लो कि जिसको मॉडिफाई करना है उसके आगे या उसके पीछे आएगा। समझ गए? क्या मैंने फिर से बताया कि जिसको मॉडिफाई करना है, लाइक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो एडजेक्टिव के बगल में होगा। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करना है तो वर्ब के बगल में होगा। ठीक, और क्या कहते हैं, टाइम को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो एडजेक्टिव के बगल में होगा। तो जिसको भी मॉडिफाई करना है, चाहे वो वर्ब हो, एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, तो तीनों के ही क्या होगा? एकदम अगल बगल होगा। अगल बगल। समझ गए ना? जैसे देखो, अगर कोई आदमी किसी काम को कर रहा है और खुशी से कर रहा है, हैप्पीली, तो वर्ब के साथ क्या लगाओगे? हैप्पीली लगा दोगे। तो हमने कहाँ लगा दिया इसको? इसके जस्ट बाद लगा दिया। हैप्पीली वर्क नहीं हो सकता। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सीक्वेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा पूछो? क्योंकि वर्ब के पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई नहीं आता। आया समझ में? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई नहीं आता। ठीक है। दूसरा, अभी एक और दूसरा हम तुम्हें बताने वाले थे कि कहीं कहीं पर एडवर्ब आगे भी आ जाता है। अब वो कैसी स्थिति में आता है ये देखो। ऑलवेज वर्ड, जैसे ये ऑलवेज वर्ड है, ये ज्यादातर किसके बीच में आएगा? हमेशा वर्ब के पहले आएगा। ऑलवेज कभी पीछे नहीं आता है। ये एकदम नोट कर लो, इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लो कि ये जब भी आएगा वर्ब के पहले आएगा। कब आएगा? वर्ब। ये मैं इसी वर्ड के लिए बता रही हूँ, ये नोट कर लेना। ये इसी वर्ड के लिए बता रही हूँ, बाकी और कोई वर्ड नहीं होता। एक ये वर्ड होता है और एक जनरली वर्ड होता है। ये दो वर्ड ऐसे होते हैं बच्चों जो जनरली किसके पहले पहले आते हैं? वर्ब के पहले आते हैं। तो ऑलवेज और जनरली दो ऐसे एडवर्ब हैं जो हमेशा वर्ब के पहले आते हैं। तो ये एक तरीके के क्या हो गया? एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आपका एडवर्ब्स जो होता है वो कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ब के दोनों पार्ट के बीच में आएगा, जैसे कि ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका वर्ब है, तो उसके बीच में आएगा आपका एडवर्ब। जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि दे वर हार्डली प्रैक्टिसिंग द प्ले। सेंटेंस है आपका दे वर हार्डली प्रैक्टिसिंग द प्ले। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखो वर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और प्रैक्टिसिंग आपका वर्ब है, तो उन दोनों के बीच में आपका आया है क्या, हार्डली। तो ये हार्डली वर्ड क्या है आपका एडवर्ब, वो कहाँ आ गया, एकदम बीच में आ गया है। तो ये कुछ में यहाँ पे लागू होगा, लेकिन हमेशा नहीं लागू होगा। अब आप लोग कहोगे कि मैम हार्डली बीच में लगा है, तो अभी तो आपने कहा कि वर्ब के पहले नहीं आता है और अभी आपने ऑलवेज ही बता दिया। हाँ मैंने बताया, लेकिन आप लोगों ने यह बात ध्यान नहीं दी कि इसमें मैंने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करा था। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता तब भी हार्डली जो था वो प्रैक्टिसिंग के पहले नहीं बल्कि पीछे आता। समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम हार्डली, अरे मेरी बात तो सुन लो, मैंने इसको आगे क्यों लगाया है उसका एक कारण है, सुनो। जैसे लिखा है दे वर हार्डली प्रैक्टिसिंग द मैच, सॉरी प्रैक्टिसिंग द प्ले। अगर मैं प्रैक्टिसिंग के बाद हार्डली लगा दूं तो आप लोग शायद ध्यान दोगे इसकी मीनिंग बदल जाएगी। मीनिंग कैसे बदल जाएगी, देखो दे वर प्रैक्टिसिंग हार्डली द प्ले। हार्डली द प्ले लिखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि प्ले को हार्डली की कह रहे हैं हम, लेकिन हम किसको कह रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस को हार्डली कहना चाह रहे हैं ना। समझ में आया। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने हार्डली द प्ले कर दिया तो ये हार्डली की जो मीनिंग है वो किस पर फोकस करने लगेगी, प्ले पर फोकस करने लगेगी। और हमें किसे मॉडिफाई करना है, प्रैक्टिसिंग को मॉडिफाई करना है, इसलिए ये हमें उसके आगे लगाना पड़ेगा। क्लास समझ में आई मेरी बात? गुड। ओके, अब देखो यहाँ लिखा है आई वॉज नियरली टायर्ड बाय आफ्टरनून। अब यहाँ पे नियरली टायर्ड लिख दिया है। अगर यहाँ लिख देते हम आई वॉज टायर्ड नियरली बाय आफ्टरनून, तो क्या हो जाता पता, इसका ये मतलब हो जाता कि मैं आफ्टरनून के पास जाकर थक गया। इसकी मीनिंग सही है? हाँ, तो इसका क्या मीनिंग निकलना चाहिए कि मैं लगभग थक गया। इसका ये क्या मतलब, मैं लगभग थक गया था। तो लगभग थक गया था ये सही मीनिंग है, या फिर मैं थक गया लगभग दोपहर में जाकर थक गया, ये रॉन्ग हो गई ना इसकी मीनिंग। तो हमने क्या कर दिया, नियरली को पहले लगा दिया। आया बात समझ में, आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो अब हमें करेक्ट प्लेस पर इसको लगाना है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर बी, गीता हैज टू कंप्लीट हर असाइनमेंट। बताओ स्टिल कहाँ लगेगा? Geeta has to still complete the assignment. कोई और? Geeta has to complete her assignment. Geeta still has to complete her assignment. Ma'am, still has to complete her assignment. Still Geeta has to complete her assignment. आप सुनो मेरी बात, गीता स्टिल हैज टू होगा। अब पूछो क्यों, बता। गीता, देखो देखो बच्चों मेरी भी बात कभी भी सुन लिया करो। यहाँ पर क्या था, गीता स्टिल। स्टिल का क्या मतलब होता है, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, तब भी। इसका क्या मतलब होता है, फिर भी उसको करना पड़ेगा। अब देखो तुम लोग हिंदी में इसका मीनिंग देखो, हिंदी में कहाँ बोला जा रहा है इसे, फिर भी करना पड़ेगा। फिर भी करना पड़ेगा में करना के जस्ट बगल में है, फिर भी करना पड़ेगा। जो यहाँ पे हैश टू लगा रहे हो तुम लोग, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, करना पड़ेगा। और इसके जस्ट बगल में लग रहा है कहाँ, स्टिल। मतलब इसका अर्थ क्या है, तब भी करना पड़ेगा, तब भी करना पड़ेगा, एकदम ठीक अगल बगल आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टिल क्या है, स्टिल को हमें
स्टिल का जो मीनिंग है, जो मतलब स्टिल है, वो कंप्लीट को नहीं कर रहा है बच्चों, कंप्लीट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वो ना ही हर को मॉडिफाई कर रहा है, ना वो असाइनमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैज टू को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो जरा तुम लोग ध्यान से इस सेंटेंस को, स्टिल को हटाकर पढ़ो। गीता हैज टू कंप्लीट हर असाइनमेंट, गीता को अपना काम करना है या करना पड़ता है, गीता को अपना काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने स्टिल लगा दिया, गीता को तब भी अपना काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो करना पड़ता की जो कंपल्शन है, ये कंपल्शन किसके ऊपर कर रही है, मेनली कंपल्शन हैज टू ऑलरेडी कंपल्शन बता रहा है, लेकिन हम स्टिल लगा दे रहे हैं तो हम डबल कंपल्शन बता रहे हैं। और अगर डबल कंपल्शन बता रहे हैं तो कंपल्शन पे कंपल्शन लगाएंगे ना, कि वर्ब में कंपल्शन लगा देंगे, कंपल्शन पे कंपल्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर हैज टू है, वो कंपल्शन की फीलिंग दे रहा है, तो उसी पर है स्टिल भी लगेगा। आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट वाला, द विंटर्स इन नैनीताल आर वेरी कोल्ड। Generally the winters in Nainital जनरली द विंटर्स इन नैनीताल आर वेरी कोल्ड। अच्छा, तुम लोगों में से कौन बता रहा है इसका आंसर? अरे गलत सही कुछ भी बताओ, लेकिन बताओ तो सही, जरा देखें हाथ खड़ा करने वाले कौन कौन। हाँ एक सेकंड, सब बताएंगे। ओए ओए ये क्या हुआ? एक मिनट क्लास, एक मिनट, ये फुल कुछ नहीं रहा। कौन बता रहा है? जो भी बता रहा है अपना नाम बता दे भाई। हाँ प्रीति बोलो बेटा। मैम जनरली द विंटर इन नैनीताल आर वेरी कोल्ड। जनरली द विंटर्स इन नैनीताल आर वेरी कोल्ड। Yes ma'am. अच्छा, और कोई? अंकित बताना बेटा। वेट बेटा, पहले अंकित को बता रहे दो, लेट अंकित टेल। मैम द विंटर इन नैनीताल जनरली वेरी कोल्ड। क्योंकि मैम आपने बताया था ऑलवेज, और मैम जनरली मैम आगे रखते हैं। अभी पता चल जाएगा। हाँ और कौन है? विवेक, विवेक लगाओ कुछ, विवेक अपना तुम भी बता दो मुझे, विवेक बताएगा। The winter in Nainital are generally very cold. वाह, विवेक के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। विवेक ने बिल्कुल सही जगह दिमाग लगाया है। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इस सेंटेंस में विंटर्स को मॉडिफाई नहीं करना था, हमें कोल्ड को मॉडिफाई करना था। ध्यान से देखो, सेंटेंस है द विंटर्स इन नैनीताल आर वेरी कोल्ड। सीधी सी बात है, बड़ा ही सिंपली बता रहा है कि विंटर जो नैनीताल में ठंड पड़ती है वो क्या होती है, बहुत ठंड होती है। लेकिन यहाँ पर जनरली बता रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, नैनीताल की ठंड जो होती है वो नॉर्मल ठंड नहीं होती है, वो बहुत ठंड होती है। ठीक है, तो इसलिए लिखा है द विंटर्स इन नैनीताल आर वेरी कोल्ड नहीं होगा यहाँ पे, जनरली वेरी कोल्ड, मतलब वो नॉर्मल कोल्ड से भी ज्यादा कोल्ड होता है नैनीताल। कैसा होता है? नॉर्मल कोल्ड से भी ज्यादा कोल्ड होता है। इसलिए वहां पे बता रहा है कि जो नॉर्मल ठंडियां हमारे लिए होती हैं उससे भी ज्यादा ठंडी कहाँ पड़ती है, नैनीताल में पड़ती है। इसलिए यहाँ पर हमें किसको मॉडिफाई करना था, कोल्ड को मॉडिफाई करना था। मतलब वेरी, जो कि आपका ऑलरेडी एक एडवर्ब है, उस वर्ब को हमें बताना था कि वेरी कोल्ड, तो ये ऑलरेडी पता ही है हमें, लेकिन हमें क्या बताना था कि वो सामान्यतः ही ज्यादा ठंड होता है, सामान्यतः ज्यादा ठंडी होती है। सामान्यतः मतलब जो हमारे लिए सामान्य मौसम होता है, जो उनके लिए सामान्य मौसम होता है, वो हमारे लिए ज्यादा ठंडी में आता है। तो यहाँ हो जाएगा जनरली वेरी कोल्ड। लगाते जाओ, देखो यही मैं देख रही हूँ तुम लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो और यही एग्जाम में भी गलती कर दोगे। चलो नेक्स्ट है आपका वी शुड रीच अर्ली। अब कौन बता रहा है मुझे? टेल। We should reach earlier. वी शुड रीच अर्ली। ओके, हाँ ये सिंपल है,
सब बता लोगे। गुड 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 गुड। वी शुड रीच अर्ली, वेरी गुड। नेक्स्ट, द बस कंडक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन टू बाय अ टिकट पोलाइटली। हु इज गोइंग टू टेल मी? मैम विवेक। एक मिनट विवेक, आप बता चुके हो, अब मैं और बच्चों को दूंगी। रागिनी इज गोइंग टू टेल मी। रागिनी बेटा टेल। द बस कंडक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन टू बाय अ टिकट। The bus conductor told politely the old man. Wrong. Politely told से पहले आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर told को मॉडिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये लगा दें कि पोलाइटली द ओल्ड मैन, तो ये गलत हो जाएगी इसकी मीनिंग। कहाँ लगेगा? पोलाइटली टोल्ड। द बस कंडक्टर पोलाइटली टोल्ड द ओल्ड मैन टू बाय अ टिकट। हो गया? अभी बाकी तुम लोग प्रयास करना, ठीक है, और नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं व्हाट्सएप क्लास में इसको आंसर सारे बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं काइंड ऑफ एडवर्ब्स। ओके, काइंड ऑफ एडवर्ब्स में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। द फर्स्ट वन इज अबाउट द एडवर्ब ऑफ मैनर। द फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब हाउ द एक्शन इज गोइंग टू बी डन। Now please silent and listen me carefully. Nobody is going to speak now because this is the time of the lecture now. Okay? Okay. So listen me very carefully. I know that you are very much aware about all the parts of adverbs, but even that I am going to give you a little brief of adverbs of manner and all the other kinds. So adverbs of manner tells you what is the manner of the action to be done. मतलब एक्शन हो कैसे रहा है, इस मैनर को बताने के लिए जिस एडवर्ब्स का यूज करते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। जैसे कैसे एक्शन हो रहा है, जैसे मैं बोलूं द गर्ल वॉक्ड फास्ट। द गर्ल वॉक्ड फास्ट, लड़की कैसे चलती है? तेजी से चलती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हम मैनर बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, अब जैसे हमको ये पता है कि हम किसी जगह पर जा रहे हैं, ये तो हमें अगर प्लेस का नाम पता है कि हम शाहजहांबाद जा रहे हैं, हम इलाहाबाद जा रहे हैं, तब तो समझ में आए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये जो किताब रखी है, किताब को नीचे की ओर गिराना है, तो क्या बोलूंगी मैं? द बुक फॉल डाउन। मैं क्या बोलूंगी? द बुक फेल डाउन। द बुक फेल डाउन मतलब वो कहाँ गिरी? नीचे की ओर गिरी। एक्शन कैसे हुआ? नीचे की ओर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन वर्ड जो था उसने फॉल वर्ड को मॉडिफाई कर दिया कि अगर कोई चीज गिरी तो कहाँ गिरी? नीचे की ओर गिरी। तो ये वर्ड जो आपका डाउन हो गया, ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके अलावा हेयर, देयर, ये सब भी होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस में, ठीक है। हाँ, देयर भी होगा, सही है। नेक्स्ट है आपका टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे अनडिफाइंड टाइम हो, जैसे मैं कहूँ मुझे शाम को जाना है, मुझे 5 बजे जाना है, तो ऑब्वियसली टाइम पता है हमें, जगह पता है, सब पता है। लेकिन अगर अनडिफाइंड टाइम हो, जैसे मुझे अभी जाना है, आई वुड लाइक टू गो नाउ। अभी मैं कहूँ कि एक्शन कब होना है पता नहीं है, तो टाइम का हमने क्या बताया? आई वुड लाइक टू गो नाउ। तो यहाँ पे नाउ वर्ड क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ टुमारो इज हॉलीडे, टुमारो जो होता है वो एक तरीके से अनकंडीशनल होता है, क्योंकि आज के लिए टुमारो कल वाला होगा और कल के लिए टुमारो द डे आफ्टर टुमारो वाला होगा। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो जैसे नाउ हो गया, देन हो गया, ये सब क्या हो गए? आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गए। हाँ, सून भी हो गया, सून भी है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होती है? मतलब कोई चीज कितनी मात्रा में हो
नेचुरली ब्यूटीफुल है, लेकिन कितनी ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल है, क्वाइट ब्यूटीफुल है। तो ये सब क्या है, टू ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके की डिग्री हो गई। डिग्री मतलब ये वो कोई चीज अगर सुंदर है तो कितनी सुंदर है, अगर कोई कार्य हो रहा है मतलब वो जिस मैनर में हो रहा है तो वो मैनर कितना, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी डिग्री से पता चल जाती है। ठीक है, जैसे आपका हो गया वेरी, ठीक है, जैसे आपका हो गया, मैंने क्या बताया अभी, हाँ नियरली भी हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तरीके का डिग्री हो गया, समझ गए। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार, फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार। जैसे मैं कहूँ कि डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करता है, हमेशा कहता है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। क्या बोलता है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। एक दिन में कितनी बार, 2 बार। तो ये क्या 2 टाइम्स नहीं होता कभी भी, ये दिमाग में अपने भर लो। ये 2 टाइम्स वर्ड पता नहीं कहां से तुम लोगों ने पैदा कर दिया, आई डोंट नो वेयर इट केम। ट्वाइस इज द करेक्ट वर्ड, ओके, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे वर्ड्स क्या है, फ्रीक्वेंसी बताते हैं। वंस, ठीक है, नेवर, ये सारे क्या है, हाँ हाँ अगेन भी। तो ये सारे क्या है, फ्रीक्वेंसी बताते हैं। तो ये क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट आपका है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब जो चीजें हमें ऊपर पता चल रही हैं उस चीज का क्वेश्चनिंग वर्ड इसमें आएगा। जैसे कि आपका एडवर्ब, सॉरी हम क्या बता रहे थे, इंटेरोगेटिव ना, सॉरी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कैसे होते हैं, मैंने क्या बताया, 3 चीज मैंने अभी ऊपर बताई है आप लोगों को। पहला मैनर, प्लेस एंड टाइम। अब इन्हीं के क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, मैनर बताने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हो, हाउ, ठीक। प्लेस बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो, वेयर, और समय बताने के लिए व्हेन, और मैम हु, नहीं वो नहीं होता है, वो प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। लेकिन इनका यूज अब तुम कहोगे कि मैम अगर ये तो प्रोनाउन के अंतर्गत भी आता है, हाउ प्रोनाउन में नहीं आता कभी भी, वेयर भी प्रोनाउन में कभी नहीं आता, ना व्हेन कभी प्रोनाउन में आता है, ठीक है। इन तीनों का प्रोनाउन से कोई संबंध नहीं है। प्रोनाउन में किसका संबंध होता है, केवल इसका संबंध होता है और इसका संबंध होता है। ये दिमाग में नोट कर लो, ये बात मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। हु और व्हाट और विच, ये 3 ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रोनाउन के हिस्से में आते हैं, बाकी कोई प्रोनाउन में हिस्से में नहीं आता। ये सब क्या है, एडवर्ब है आपके, नोट कर लो, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड जो है ये एडवर्ब है। हाउ का मतलब कैसे, वेयर का मतलब कहाँ, और व्हेन का मतलब कब, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो बिल्कुल आपके रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस तब पता चलेगा जब आप इसका सेंटेंस सॉल्व करोगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, ये तीनों ही वर्ड आपके रिलेटिव एडवर्ब में भी आएंगे। जैसे आपका हाउ होगा, ठीक है, वेयर होगा और व्हेन होगा, ठीक है। ये तीनों ही वर्ड आपके रिलेटिव एडवर्ब में भी आएंगे, लेकिन इनका यूज देखो आप कैसे करना है। जब ये वर्ड शुरुआत में आते हैं, किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे, तो ये क्या होंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चनिंग पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब जो होगा वो क्वेश्चनिंग सेंटेंस की तरह शुरुआत में नहीं आएगा, वो हमेशा बीच में आएगा, मिडिल में आएगा, वो भी 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए। क्या बताया मैंने, 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए। अब कहोगे मैम क्लॉज क्या होता है, क्लॉज कुछ ऐसा होता है कि सेंटेंस के 2 पार्ट को जो अलग अलग पार्ट कर दिए जाएं, जिनका अपना एक वजूद हो, वो क्लॉज कहलाते हैं, ठीक है। जब 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए अगर हम किसी वर्ड का यूज करते हैं जैसे हाउ, वेयर और व्हेन, तो उसके लिए हम रिलेटिव एडवर्ब का यूज करेंगे। मैम आई गॉट अनकॉन्शियस व्हेन आई ईट माय लंच। हाँ, अब जैसे मैं कहूँ, ये एक सेंटेंस मैं तुमको बताती हूँ कि आई डोंट नो हाउ गीता
ने कैसे कमरे के अंदर एंटर करा। तो यहाँ पर हाउ वर्ड जो है वो पूछ नहीं रहा है, वो खुद ओवरवेल्म्ड है ये बताने के लिए कि आखिर ये हुआ कैसे। ठीक है, तो एक तरीके से ये हाउ वर्ड का यूज मैंने तुम लोगों को बता दिया कि इसका रिलेटिव एडवर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। जब इसको हम मिडिल में यूज करते हैं, उसके अलावा जब हम इस मतलब इसको यूज करते हैं, उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि इसका यूज कैसे करना है और किस सेंटेंस में इसका यूज परफेक्ट होगा। इस पे हाउ का यूज मैनर के लिए, वेयर का यूज कहाँ के, जहाँ के लिए, जगह के लिए, और व्हेन का यूज टाइम के लिए होगा। So by this way we have done the kinds of adverbs. So your homework is A and B exercise of adverb. I hope you are understood class.